हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी दीक्षित हेयर। तो लास्ट वीडियो में हमने डीसी जनरेटर के 31 क्वेश्चंस करे थे। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए डीसी जनरेटर का इस वीडियो में कंप्लीट करा देती हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें सारे क्वेश्चंस डीसी मोटर के होंगे। ठीक है, तो हमने 31 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 31 क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत हो गई थी। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कराती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से क्या आंसर होने वाला है इसका। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल्स इन द जनरेटर? फील्ड कॉइल्स, आर्मेचर कोर, लैमिनेटेड पोल कोर या फिर वाइंडिंग कंडक्टर्स इन आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर होने वाला है इसका आर्मेचर कोर। अब कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये योक है, ओके, इसमें ये पोल्स लगे हुए हैं, ओके, और बीच में ये आर्मेचर है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो योक है, योक से पोल के होते हुए जो फ्लक्स आएगा वो पाथ कैसे कंप्लीट करेगा? तो वो पाथ आर्मेचर को कट करते हुए कंप्लीट करेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये अपना क्लोज पाथ बना लेगा और इस तरीके से ये कंप्लीट करेगा। तो ये आर्मेचर कोर को कट करके कंप्लीट करेगा, ना कि लैमिनेटेड कोर को। वो पोल तो ऑलरेडी उन्होंने दे रखे हैं, तो वो शायद पढ़ने में कल कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर कोर। और इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिसमें केवल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, उसमें ही एक्सप्लेन करूँगी। जो बहुत ईजी है उनमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Why the terminal voltage decreases if load increases in DC shunt motor? DC शंट मोटर में जब हम लोड इंक्रीज करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे डिक्रीज हो जाता है? ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्यों डिक्रीज हो जाता है? बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द शंट फील्ड इंडक्टेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, क्योंकि आर्मेचर इफेक्ट बढ़ जाता है लोड के बढ़ाने से, तो उससे क्या हो जाता है? वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन? जब भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें तो आप कहाँ पे जा सकते हैं? क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की तरफ। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर लॉन्ग डिस्टेंस लाइन के लिए यूज किया जाता है अगर डीसी की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में अगर आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस इम्प्रूव करना है तो आप कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? रिप्लेसिंग द ब्रशेस फ्रीक्वेंटली, ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, आप बार बार यही थोड़ी ना करते रहोगे। हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियोडिकली, ये भी गलत है, रनिंग के टाइम में नहीं करना चाहिए। क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट्स रेगुलरली, ये ठीक है लेकिन इससे रेजिस्टेंस इंप्रूव नहीं होगा। ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है ये वाला आंसर, कि आप क्या करो, हॉट एयर ब्लो कर दो, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि जितना भी मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा और आपका रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन द एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म? अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है ही नहीं तो कौन सा जनरेटर वर्क कर पाएगा? शंट तो नहीं कर पाएगा, सीरीज भी नहीं कर पाएगा और कंपाउंड भी नहीं कर पाएगा। फिर कौन सा कर पाएगा? सेपरेटली एक्साइटेड कर लेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग? जब भी आर्क वेल्डिंग की बात करें तो ये तो पता नहीं कितने एग्जाम्स में कितनी बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की क्या प्रॉपर्टी है? वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज होता है, करेक्ट है, हाई वोल्टेज इसमें और इसमें, और लो करंट होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लैप पूछता तो हाई लो वोल्टेज हो जाता है और हाई करंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर? तो देखो, जब भी ये रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं यहाँ पे कम्यूटेटर और वाइंडिंग के बीच में, तो ये इसलिए लगाते हैं ताकि स्मूथ रिवर्सल हो सके करंट का। एसी डीसी में जो रिवर्स होता है वो स्मूथली हो सके। तो मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, नहीं, गलत। नलीफाई सेटिस्फाई, नहीं।
इंक्रीजिंग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर का। फोर्थ कहाँ है मेरा? स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट। हमेशा कौन सा करेक्ट होता है? स्मूथ रिवर्सल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई सॉलिड पोल शूज आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में सॉलिड पोल्स क्यों यूज़ करते हैं, लैमिनेटेड क्यों नहीं करते? वो इसलिए करते हैं ताकि हम जब लैमिनेशंस करते हैं, जैसे ये पोल है, तो अगर हम इसकी लैमिनेशंस कर देते हैं, कोर में लैमिनेशंस होती हैं, यहाँ पे भी लैमिनेशंस कर देंगे, तो भले एडी करंट कम हो जाता है लेकिन रिलक्टेंस बढ़ जाता है। तो रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉलिड ही रखते हैं, शू को सॉलिड ही रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक? लार्ज कैपेसिटी के डीसी जनरेटर उनका योक बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को समस्या है, इस क्वेश्चन की समस्या दूर की जाए। कुछ लोगों ने लगाया है कास्ट आयरन। भाई कास्ट आयरन यूज़ करते हैं स्मॉल रेटिंग की मशीन्स के लिए, और लार्ज रेटिंग की मशीन के लिए यूज़ करते हैं कास्ट स्टील। अब कास्ट स्टील नहीं है तो हम रोल्ड स्टील लगा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रोल्ड स्टील। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन अ डीसी जनरेटर? स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है डीसी जनरेटर में? स्प्लिट रिंग का काम होता है सप्लाई आउटपुट कंटिन्यूसली नहीं, मेक्स आउटपुट इन यूनिडायरेक्शन यस, आउटपुट को यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए हम स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी नहीं, सॉरी, बी। 41 का बाद 42 आंसर है। विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन अ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो चाहे कोई भी जनरेटर हो, कभी भी जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा कौन सा होता है? ऑल्टरनेटिंग होता है। तो पल्सेटिंग नहीं हो सकता, ऑसिलेटिंग नहीं हो सकता, ऑल्टरनेटिंग होगा आंसर। ठीक है, बाद में उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में, कम्यूटेटर की हेल्प से वो पल्सेटिंग डीसी मिलता है। इसके बाद 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्क्ड इन एक्स? ये जो स्लॉट बना रखा है ये कंडक्टर रखने के लिए नहीं है, की वेज के लिए। ठीक है, ये की वेज के लिए, कंडक्टर के लिए ये वाले हैं। तो क्या हो जाएगा ये? टू फिक्स द की वेज। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल्स इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल्स का एक ही काम होता है, पोल को एक्साइट करना। ठीक है, एक्साइट करने के लिए यूज़ करेंगे। टू इंक्रीज फ्लक्स नहीं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। इंक्रीज नहीं करेगा, ना रिलक्टेंस को करेगा, ना फ्लक्स को करेगा, ना करंट को करेगा, किसी को भी इंक्रीज नहीं करेगा। विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन? इसमें भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब भी लार्ज डीसी मशीन की बात करेंगे तो कास्ट स्टील आएगा, याद कर लो। जब भी स्मॉल की बात करेंगे तो कास्ट आयरन आएगा। चाहे योक बनाना हो चाहे पोल कोर बनाना हो, दोनों के आंसर सेम ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना है? कास्ट स्टील हो जाना है। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में पोल कोर की स्टैंपिंग क्यों करते हैं? स्टैंपिंग या लैमिनेशन एक ही रीज़न से करते हैं, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं करते हैं? रिलक्टेंस को कम करने के लिए। 46 के बाद है विच टाइप ऑफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमें कांस्टेंट फ्लो चाहिए होता है, तो कांस्टेंट के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम? डीसी शंट। डीसी शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? इसका आंसर सही दिया है, शायद देख लेना एक बार आंसर शीट में क्या दिया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या फिर नलीफाई द आर्मेचर रिएक्शन, इस टाइप के आंसर्स होते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज एवर क्रिटिकल रेजिस्टेंस? ठीक है, क्या हो जाए? शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो जो मशीन है वो वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछा था, अब घुमा के पूछा है। मशीन बिल्डअप नहीं कर पाएगी, और अगर क्रिटिकल स्पीड से स्पीड क्या हो जाए?
कम हो जाए तो भी मशीन बिल्डअप नहीं कर पाएगी वोल्टेज को, वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगी तो मशीन घूम नहीं पाएगी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, नहीं मिलेगा ही नहीं आउटपुट वोल्टेज तो। आउटपुट वोल्टेज इज अबव नॉर्मल, नहीं। जनरेटर फेल्स टू बिल्डअप था, यही आंसर सही हो जाएगा। जनरेटर जो है वो फेल हो जाएगा, बिल्डअप नहीं कर पाएगा वोल्टेज को, तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है। देखो जैसे ही आर्मेचर रिएक्शन आता है ना तो आउटपुट वोल्टेज घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज। Calculate the EMF generated in 4-pole DC generator with simplex wave wound armature has 1020 conductors and drive at a speed of 1500 rpm, फ्लक्स इतना है। तो आपको बताना है कि EMF कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या होता है E इज इक्वल्स टू एन पी 5 Z अपॉन 60 A, ठीक है, अपॉन 60 A। इस फॉर्मूला में आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। स्पीड कितनी है 1500, पोल्स कितने हैं 4, फ्लक्स कितना है 0.007, कंडक्टर्स कितने हैं 1020, 60 इंटू कौन सी वाइंडिंग है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, तो ये 2 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 357, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 357 आंसर आ जाएगा इसका सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन लार्ज डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में आप किस तरीके से आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसका आंसर गलत है, शीट में गलत है। इसका आंसर हो जाएगा यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करके आप क्या कर सकते हो, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हो, नलीफाई कर सकते हो, न्यूट्रलाइज कर सकते हो या फिर रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the effect in DC generator if it is kept idle for long time। अगर आप किसी डीसी जनरेटर को लॉन्ग टाइम तक आइडली रख दो ऐसे तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो वो रखी रखी अपनी क्या करती है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को लूज कर देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 4-pole dynamo having 1000 rpm lap wound and total number of conductors is 600, फ्लक्स is 0.064। तो इसमें ईएमएफ निकालना है हमें। ईएमएफ का फॉर्मूला वही वापस से लगाएंगे, E इज इक्वल्स टू एन पी 5Z अपॉन 60A। यहाँ पे लेफ्ट वाइंडिंग है तो लेफ्ट वाइंडिंग में क्या करेंगे, नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कैंसिल हो जाएंगे और बाकी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 640 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन डीसी जनरेटर। अगर मेन फील्ड फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस, आंसर वुड बी बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, व्हाट इज द कॉज ऑफ हैवी स्पार्किंग इन ब्रश ऑफ डीसी जनरेटर। अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्पार्किंग हो रहा है जनरेटर के ब्रशेस में तो क्या रीज़न हो सकता है। तो रीज़न हो सकता है कि MNA और GNA जो है उसकी पोजीशन क्या हो गई हो, चेंज हो गई हो, ठीक है, होने चाहिए लेकिन ये क्या हो, चेंज हो गई हो। तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण स्पार्क हो सकता है कम्यूटेटर सेगमेंट्स में।